भारत के सरकारी बैंक यानी पीएसयू बैंक्स में आजकल जबरदस्त हलचल मची हुई है। इनके शेयरों की कीमतों में एक शानदार तेजी देखने को मिल रही है। तो आज हम इसी के तह तक जाएंगे और समझेंगे कि इस पूरी हलचल के पीछे की असली कहानी क्या है। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि पीएसयू बैंकों में ये जो तेजी आई है, क्या ये किसी गहरे बुनियादी बदलाव का संकेत है, या फिर ये बस बाजार का एक वक्ती दौर है, एक साइकिल है जो जल्दी ही खत्म हो जाएगा। चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये सिर्फ एक अस्थायी तेजी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि हम एक बड़े ढांचागत बदलाव, एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट की शुरुआत देख रहे हैं। तो इस पूरे बदलाव की जड़ में क्या है? क्वांटस रिसर्च के मुताबिक पीएसयू बैंक एक स्ट्रक्चरल री रेटिंग के शुरुआती दौर से गुजर रहे हैं, और इसके पीछे दो बड़ी वजहें हैं। पहली, बैंकों के गवर्नेंस यानी उनके काम करने के तरीके में सुधार, और दूसरी, सरकार की हिस्सेदारी बेचने की एक नई स्ट्रैटेजी जिसे फ्लोट फर्स्ट कहा जा रहा है। और हाँ, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है। इसके पीछे सरकार के कुछ बहुत बड़े नीतिगत फैसले हैं जिन्होंने पीएसयू बैंकों के लिए कह सकते हैं पूरी बाजी ही पलट दी है। तो क्या है ये बड़े बदलाव? सबसे पहले नए बैंकिंग कानून आए हैं जिनसे गवर्नेंस और ऑडिट के स्टैंडर्ड्स काफ़ी बेहतर हुए हैं। दूसरा, सरकार को अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए अगस्त 2026 तक की मोहलत मिल गई है। इससे वो बाजार में बिना कोई बड़ी उथल-पुथल मचाए आराम से ये काम कर सकती है। और ख़ास बात यह है कि सरकार पूरा कंट्रोल बेचने पर नहीं, बल्कि ओएफएस या क्यूआईपीस के जरिए छोटी-छोटी हिस्सेदारी बेचने पर ध्यान दे रही है। और आखिर में आरबीआई के नियम भी ये पक्का करते हैं कि पूरा कंट्रोल किसी एक के हाथ में न जाए। तो ये फ्लोट फर्स्ट मैकेनिज्म आखिर ये है क्या? सच पूछिए तो यही इस पूरी री रेटिंग का इंजन है, और इसे समझने की चाबी फ्री फ्लोट नाम के कॉन्सेप्ट में छुपी है। सीधे शब्दों में कहें तो फ्री फ्लोट का मतलब है किसी कंपनी के वो शेयर जो आम निवेशकों के लिए खुले बाजार में खरीदने और बेचने के लिए मौजूद हैं। इसमें सरकार या प्रमोटर्स के पास जो लॉक्ड इन शेयर्स होते हैं वो शामिल नहीं होते। तो ये पूरी चेन रिएक्शन काम कैसे करती है, जरा समझिए। सरकार अपनी थोड़ी हिस्सेदारी बाजार में बेचती है। इससे क्या होता है? आम लोगों के लिए ट्रेड करने वाले शेयर्स यानी फ्री फ्लोट बढ़ जाता है। अब जब फ्री फ्लोट बढ़ता है तो निफ्टी जैसे बड़े इंडेक्स में इन बैंकों का वजन भी बढ़ जाता है। इसके बाद जो बड़े बड़े पैसिव फंड्स होते हैं जो सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करते हैं, उन्हें मजबूरी में इन बैंकों के शेयर खरीदने पड़ते हैं। इससे डिमांड बढ़ती है, शेयर की कीमत ऊपर जाती है और बैंक का प्राइस टू बुक यानी पीबी रेशियो सुधर जाता है। और सबसे दिलचस्प बात, ये सब बैंक के मुनाफे के असल में बढ़ने से पहले ही हो जाता है। तो इसका निचोड़ क्या है? सबसे ज़रूरी बात यह है कि अभी जो शेयरों की कीमत बढ़ रही है वो बैंकों की कमाई की वजह से नहीं, बल्कि बाजार में आ रहे पैसे यानी लिक्विडिटी की वजह से बढ़ रही हैं। फिलहाल ये एक लिक्विडिटी री रेटिंग है, अर्निंग्स री रेटिंग नहीं। अच्छा, ये तो हो गई थ्योरी की बात। अब जरा जमीन पर उतर कर देखते हैं कि असल में आंकड़े क्या कह रहे हैं। क्या वो इस कहानी को सपोर्ट करते हैं? हाई के आंकड़े देखिए। एसबीआई का मुनाफा काफी तगड़ा है। बैंक ऑफ बड़ौदा का CARR 16.5% पर है, जिसका सीधा मतलब है कि बैंक के पास किसी भी मुश्किल से निपटने के लिए काफी पूंजी है, वो मजबूत है। और पीएनबी का रिटर्न ऑन एसेट्स करीब 1% है, जो दिखाता है कि वो अपनी संपत्ति का कुशलता से इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सब इस बात के संकेत हैं कि बैंकों की बुनियादी सेहत भी सुधर रही है। और अगर हम बड़े आर्थिक संकेतकों को देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। लोन की ग्रोथ सामान्य हो रही है, जो एक अच्छी बात है। बैंकों की कमाई का मुख्य जरिया यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन, उस पर जो दबाव था वो भी जल्द ही कम होने की उम्मीद है। और तो और बैंक भविष्य के किसी भी संभावित नुकसान से निपटने के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, है ना? तो एक संतुलित नजरिए के लिए ये समझना भी जरूरी है कि वो कौन सी चीजें हैं जो इस पूरी अच्छी खासी कहानी को बिगाड़ सकती हैं या इसे पटरी से उतार सकती हैं। तो यहाँ से दो रास्ते हो सकते हैं। एक है बुल केस, यानी सब कुछ बढ़िया रहा तो सरकार समय पर हिस्सेदारी बेचती है तो P/B रेशियो 1.5 या उससे भी ऊपर जा सकता है। लेकिन दूसरा रास्ता है बेयर केस, यानी अगर हालात बिगड़ गए, मान लीजिए सरकार अपने प्लान में देरी करती है या ब्याज दरें अचानक बढ़ जाती हैं, तो ये रेशियो 1 के आसपास ही अटक कर रह सकता है। तो वो चार बड़े जोखिम कौन से हैं जिन पर हमें नजर रखनी होगी?
पहला, कहीं सरकार का मन न बदल जाए और वो हिस्सेदारी बेचने के बजाय डिविडेंड पर ही फोकस करने लगे। दूसरा, ब्याज दरें अचानक तेजी से बढ़ जाएं। तीसरा, सरकार एक ही बार में इतने शेयर बाजार में ले आए कि खरीदार ही कम पड़ जाएं। और चौथा, भविष्य के नुकसान का जो अनुमान लगाया गया है वो गलत साबित हो और बैंकों को उम्मीद से ज्यादा पैसा अलग रखना पड़े। तो इन सभी बातों को समेटते हुए हमारा अंतिम निष्कर्ष क्या है, और सबसे जरूरी, आगे हमें किन चीजों पर ध्यान देना है? आने वाले कुछ हफ्तों में इन 4 चीजों पर अपनी नजरें गड़ाए रखिए। पहला, वित्त मंत्रालय की तरफ से हिस्सेदारी बेचने का ऑफिशियल कैलेंडर कब आता है? दूसरा, क्या बड़े इंडेक्स में पीएसयू बैंकों का वजन सच में बढ़ता है? तीसरा, आईडीबीआई बैंक की बिक्री की प्रक्रिया कहां तक पहुंची? और चौथा, बैंक मैनेजमेंट अपनी कमाई और भविष्य के प्रावधानों के बारे में क्या कह रहा है? इस पर बहुत ध्यान से नजर रखें। तो इस पूरे विश्लेषण का सार बस एक लाइन में ये है, ये बाजार में मौजूद पैसे यानी लिक्विडिटी से चलने वाली एक री रेटिंग है, और ये कितनी बड़ी और सफल होगी ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार अपनी योजनाओं को जमीन पर कितनी अच्छी तरह से उतारती है। और अगर इस पूरे विषय को और भी गहराई से समझना चाहते हैं तो क्वांटिस रिसर्च की पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। सभी जरूरी डिस्क्लोजर सोर्स डॉक्यूमेंट में उपलब्ध हैं।